सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 14 हिस्ट्री। इस पेपर में आप सभी बच्चों को 15 नंबर के सवाल और 5 नंबर के सवाल जो पेपर में बन गए आपके आएंगे बेसिकली वो बताने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे, जिस तरह हमने आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 12 मेजर पेपर 13 कंप्लीट करवाया था, उसी प्रकार मेजर पेपर 14 के भी सारे सवाल बता रहे हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको पेपर में एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर करें, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार जब न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, पहला ही सवाल है, स्पेन अमेरिका का जो युद्ध है 1898 का, इसके क्या कारण थे और इसके जो प्रभाव हुआ यानी इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में आपको विस्तार से व्याख्या करने बोला गया है। ठीक है, तो 1898 का स्पेन अमेरिका युद्ध ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना था। इस युद्ध ने अमेरिका को बेसिकली एक क्षेत्रीय जो शक्ति से विश्व की जो साम्राज्यवादी शक्ति है इसकी इस साम्राज्य बनने जो एक कह सकते हैं शक्ति बनने की दिशा में उसको आगे बढ़ाने का काम किया। यह युद्ध मुख्य रूप से स्पेन में बेसिकली जो अधीन जो क्यूबा नामक देश है इसकी स्थिति को लेकर हुआ, जहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और स्पेन द्वारा जो विद्रोही पर कठोर यहाँ पर दमन यहाँ पर किया जा रहा था। युद्ध का सबसे बड़ा कारण था क्यूबा की स्वतंत्रता। अमेरिका का इतिहास अगर आप निकालते हैं तो क्यूबा का जो युद्ध बेसिकली क्यूबा का स्वतंत्र इतिहास है ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिकी जनता क्यूबा के विद्रोही के प्रति सहानुभूति रखती थी। उस समय अमेरिकी जो समाचार पत्र थे ना उसमें उसने क्या किया, जो स्पेन के अत्याचारों को बढ़ा चढ़ा कर प्रकाशित किया, जिससे क्या हुआ यहाँ पर, जिसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता था यानी येलो जर्नलिज्म कहा गया। इसके अलावा फरवरी 1898 में हवाना बंदरगाह में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस मेने ने विस्फोट हुआ, जिसमें अनेक अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका ने इसके लिए स्पेन को जिम्मेदार ठहराया और अप्रैल 1898 में युद्ध क्या कर दिया, घोषित कर दिया। यह युद्ध लगभग देखा जाए तो 4 महीने तक चला और इसमें अमेरिका की निर्णायक विजय हुई। इसके बाद एक संधि होता है, इसे कहते हैं पेरिस की संधि। 1898 के तहत स्पेन ने क्या किया, क्यूबा पर जो अपना नियंत्रण है वो हटा दिया तथा साथ ही साथ फिलीपींस, गुआमे, प्यूर्टो रिको अमेरिका को सौंप दिया गया। क्यूबा औपचारिक रूप से स्वतंत्र हुआ लेकिन उस पर अमेरिका का प्रभाव बना हुआ रहा। इस युद्ध का देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि अमेरिका जो है एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में उभर कर आया। उसे कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुए, जिससे उसकी सैन्य और जो आर्थिक शक्ति वो बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका का जो प्रतिष्ठा और भी बढ़ा गया और आगे चलकर वैश्विक जो मामले उसमें अधिक सक्रिय रूप से भागीदारी बढ़ने लगा। इसलिए 1857 का जो स्पेन अमेरिका युद्ध है उसने अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है इसकी शुरुआत का इसे प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के साम्राज्यवादी जो शक्ति के रूप में उभरने के क्या कारण थे। तो अभी हमने बताया, एक तो पहला हमारे पास स्पेन अमेरिका युद्ध था और भी कारण है वो भी बताता हूँ। पहला, 19वीं शताब्दी के अंत तक अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था, लेकिन 1898 के स्पेन अमेरिका युद्ध के बाद वो विश्व की जो प्रमुख साम्राज्यवादी शक्ति है उसमें शामिल हो चुका था। साम्राज्यवाद का अर्थ है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश या क्षेत्रों पर क्या करना, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या सैन्य प्रभावित स्थापित करना। अमेरिका के साम्राज्यवादी शक्ति बनने के पीछे देखिए बहुत सारे कहीं महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे पहला कारण था कि तीव्र जो औद्योगिक विकास एक कारण था। गृह युद्ध के बाद अमेरिका में उद्योग हो गए, रेल मार्ग हो गए, कारखानों का तेजी से विस्तार हुआ, बढ़ते उत्पादन कारण नए बाजार और कच्चे माल की जो आवश्यकता है ये लोगों को महसूस हुई, इसलिए विदेशों में प्रभाव बढ़ना ये आवश्यक समझा गया। दूसरा कारण था नौसैनिक जो क्षमता था बेसिकली शक्ति था इसका विकास होना। एडमिरल अल्फ्रेड महान ने जो मौजूद नौसेना के महत्व पर बल दिया, जिसके बाद अमेरिका ने आधुनिक जो युद्धपोत है वो बनाए और जो विदेशी बंदरगाह है उस पर अपना प्रभाव बढ़ता चला गया। तीसरा कारण था स्पेन अमेरिका युद्ध 1898 का। इस युद्ध में विजय के बाद अमेरिका को फिलीपींस, गुआमे, प्यूर्टो रिको जैसे क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त हुए, जिससे उसकी जो सामरिक स्थिति और भी मजबूत होते चली गई। इसके अलावा ओपन डोर जो नीति के माध्यम से अमेरिका ने चीन व्यापारिक हितों की रक्षा की। पनामा जो नहर संधि है इसके निर्माण में अटलांटिक और जो प्रशांत महासागर है दोनों को जोड़कर अमेरिका की जो व्यापारिक और सैन्य शक्ति है उसको बढ़ावा दिया गया। इन सभी कारणों ने अमेरिका को केवल एक महाद्वीप या राष्ट्र नहीं बनाया, बल्कि विश्व राजनीति, व्यापार और जो सैन्य मामले इनमें एक प्रभावशाली शक्ति बनकर अमेरिका उभर के आया। और यही कारण है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत को लेकर अमेरिका के जो साम्राज्यवादी उदय है इसका एक महत्वपूर्ण दौर माना जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास थियोडोर रूजवेल्ट की जीवन और उनकी जो उपलब्धियां इनका आपको मूल्यांकन करना है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है। तो थियोडोर रूजवेल्ट ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के
26वें राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1858 को न्यूयॉर्क में हुआ था। बचपन से ही वो शारीरिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम और व्यायाम के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाया। वे एक लेखक थे, सैनिक थे, प्रकृति प्रेमी और एक कुशल राजनीतिक थे। वर्ष 1901 में राष्ट्रीय विलियम जो मैकिन्ले की हत्या के बाद वे राष्ट्रपति बनाए गए और 1909 तक वो इस पद पर रहे। उन्हें अमेरिका के इतिहास का सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति गिना जाता है। अब इनके उपलब्धियों के बारे में बात किया जाए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है प्रगतिशील सुधार। ठीक है, प्रोग्रेसिव जो रिफॉर्म्स उनको बढ़ावा देना इनके कालखंड में था। उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर जो बड़े बड़े उद्योग है और ट्रस्टों पर जो सरकारी नियंत्रण है वो स्थापित करने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें ट्रस्ट बस्टर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उपभोक्ता मतलब जो कंज्यूमर है उनकी हित की रक्षा के लिए प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट 1906 एंड मीट इंस्पेक्शन एक्ट 1906 जैसे कई महत्वपूर्ण उन्होंने कानून बनाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने लाखों एकड़ भूमि को राष्ट्रीय उद्यान, वन और वन्यजीव अभयारण्य के रूप में सुरक्षित घोषित कर दिया, इसलिए उन्हें अमेरिकी बेसिकली पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का प्रमुख नेता माना गया। विदेश नीति में बात किया जाए तो बिग स्टिक पॉलिसी अपनाई, जिसका उद्देश्य यही था कि अमेरिका अगर आवश्यकता पड़ने पर अपनी जो सैन्य शक्ति है उसका उपयोग करके अपने हित की रक्षा करेगा। उनके प्रयासों ने पनामा जो नहर जो संधि बेसिकली उसको बनाने में निर्माण संभव हुआ, जिसने विश्व व्यापार और अमेरिकी जो नौसैनिक शक्ति है उसको नई दिशा दी। इसके अलावा रूस जापान युद्ध के जो मध्यस्थ रहने के लिए उन्होंने 1906 का बेसिकली जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो भी उन्हें मिला था। इस प्रकार जो थियोडोर रूजवेल्ट थे उन्होंने घरेलू सुधार, पर्यावरण संरक्षण और प्रभावशाली जो विदेश नीति के माध्यम से अमेरिका में बेसिकली एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है थियोडोर रूजवेल्ट की घरेलू एवं जो विदेश नीति है इसका आपको समीक्षा करना है। ठीक है, तो वर्ष 1901 से लेकर वर्ष 1909 का कहानी बताते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका को आधुनिक साथ ही साथ प्रभावशाली राष्ट्र बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थियोडोर रूजवेल्ट ने। वे प्रगतिशील विचारों के समर्थक थे और उनका उद्देश्य यही था कि सरकार को जनता के हित में अधिक सक्रिय बनाना था। घरेलू नीति में उन्होंने बेसिकली जो स्क्वायर डील है उसको अपनाया, जिसका उद्देश्य यही था कि मजदूर, उपभोक्ता और जो उद्योगपति है दोनों सभी के बीच में एक न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित करना। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग और जो एकाधिकार जो कंपनी ट्रस्ट पर नियंत्रण लगाया, इसलिए उन्हें ट्रस्ट बस्टर भी कहा गया। फिर उन्होंने 1902 की जो कोयला हड़ताल में हस्तक्षेप करके मजदूर और मालिकों के बीच में समझौता भी कराया। फिर लोगों कंज्यूमर्स के लिए प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट एंड मीट इंस्पेक्शन एक्ट 1906 जैसे कई कानून यहाँ पर लागू किए। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी चीज़ों की स्थापना कर एक प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा दिया। अगर बात करें तो विदेश नीति में रूजवेल्ट ने बिग स्टिक पॉलिसी अपनाई, जिसका मूल विचार यही था धीरे बोलो, लेकिन यहाँ पर हाथ में बताया जा रहा है कि हाथ में बड़ी लाठी रखो। ठीक है, अमेरिका अर्थात अमेरिका अपने हित की रक्षा के लिए बेसिकली आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगा। उन्होंने पनामा जो नहर है बेसिकली उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे अमेरिका का जो व्यापारिक और जो नौसैनिक क्षमता है वो लगातार बढ़ा। उन्होंने रूजवेल्ट कोलोनियल के माध्यम से मुनरो सिद्धांत का विस्तार किया और लैटिन अमेरिका में अमेरिकी जो हस्तक्षेप है उसको उचित ठहराया। फिर रूस जापान युद्ध में मध्यस्थता करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाने का कार्य किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूजवेल्ट की जो घरेलू नीति है उसने सुधार और जन कल्याण को बढ़ावा दिया, जबकि उनकी जो विदेश नीति ने अमेरिका को एक विश्व राजनीति में एक शक्तिशाली और एक प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। ठीक है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है विलियम हॉवर्ड जो टैफ्ट थे उनके जीवन की उपलब्धि। जैसे ये रूजवेल्ट जो थे 26वें नंबर राष्ट्रपति थे, ये 27वें नंबर राष्ट्रपति थे अमेरिका के। ठीक है, इनका जन्म 15 सितंबर 1857 को हुआ था और बेसिकली ये ओहायो के सिंसिनाटी में इनका जन्म हुआ था। वे पेशे से वकील थे और न्यायविद थे। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने न्यायाधीश, युद्ध मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ वार तथा फिलीपींस के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्य किया था। थियोडोर रूजवेल्ट के समर्थन से वे 1909 में राष्ट्रपति बने और 1913 तक इस पोस्ट पर रहे थे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वे अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस भी बने रहे, जो अमेरिका के इतिहास में एक अनोखी उपलब्धि देखा जाता है। टैफ्ट ने अपने कार्यकाल में देखिए बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने बड़े बड़े उद्योग और ट्रस्टों के बीच में पहले से अधिक जो मुकदमे चलाए और एकाधिकार जो मोनोपोली उस पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। उनके शासन में मैन एल्किन्स एक्ट 1910 पारित हुआ, जिसने रेल और जो टेलीफोन कंपनी पर सरकारी जो नियंत्रण है वो बढ़ाया। फिर डाक बचत प्रणाली, पोस्टल सेविंग सिस्टम लागू किया और साथ ही साथ देखा जाए तो जो हमारे पास
इंटर स्टेट कॉमर्स कमीशन है, ठीक है, इसकी शक्तियों का विस्तार किया। फिर विदेश नीति में जो हमारे पास टेफ्ट ने डॉलर कूटनीति मतलब डॉलर का डिप्लोमेसी इसको अपनाया, और इस नीति का उद्देश्य यही था कि सैन्य हस्तक्षेप के बजाय अमेरिका क्या करे, पूंजी और निवेश के माध्यम से जो अन्य देश है, विशेषकर लैटिन अमेरिकन देश हो गए, चीन में अमेरिका का प्रभाव बढ़ाना था। हालांकि इस नीति की देखिए आलोचना भी हुई है, क्योंकि कई स्थानों पर जो आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आप सैन्य हस्तक्षेप करना भी पड़ा है। टेफ्ट का कार्यकाल रूजवेल्ट जितना लोकप्रिय तो नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रशासनिक सुधार हो गए, जो न्यायिक सेवा हो गई, और आर्थिक नीतियों के माध्यम से अमेरिकी जो शासन व्यवस्था उसको मजबूत बनाया। इसलिए उन्हें एक कुशल प्रशासक और एक सफल न्यायविद के रूप में अमेरिका में बेसिकली याद किया जाता है, ठीक है। फिर अगला है विलियम हावर्ड टेफ्ट की घरेलू तथा इनकी जो विदेश नीति है और डॉलर जो सुप्रीमेसी है या डिप्लोमेसी है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो विलियम हावर्ड टेफ्ट वर्ष 1909 से लेकर 1913 तक आपको मालूम होगा यूएसए के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने अपने जो इससे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट की कई नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी कार्यशैली जो बेसिकली है वो अधिक कानूनी और ज़्यादा प्रशासनिक थी। उनकी घरेलू जो नीति थी वो सुधारों पर आधारित थी, लेकिन जो विदेशी नीति थी उसमें मुख्य आधार डॉलर का कूटनीति था, ठीक है। घरेलू नीति में टेफ्ट ने बड़े उद्योगकारी और जो बड़े बड़े उद्योग थे और एकाधिकार जो कंपनी थी उस पर नियंत्रण जारी रखा। उनके शासनकाल में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी सहित अनेक बड़ी कंपनियों के विरुद्ध जो मुकदमा चलाया गया। उन्होंने मैन एल्किन्स एक्ट 1910 लागू किया, जिसने रेल, टेलीफोन और तार सेवाओं पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने डाक बचत प्रणाली शुरुआत की और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकारी व्यवस्था को और भी अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया यहाँ पर। हालांकि पेन एड्रिक टैरिफ के कारण उनकी लोकप्रियता कम हुई, क्योंकि वो लोगों को अपेक्षित कर यहाँ पर जो राहत है वो नहीं मिल पाया। विदेशी नीति में देखा जाए तो टेफ्ट ने डॉलर को यहाँ पर बेसिकली कूटनीति अपनाई। इसका उद्देश्य यही था कि सैन्य शक्ति के बजाय अमेरिका पूंजी, निवेश और व्यापार के माध्यम से जो अन्य देश है उन पर अपना प्रभाव बढ़ाए। उन्होंने विशेष रूप से लैटिन अमेरिकन, कैरेबियन और चीन में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देने का काम किया। निकारागुआ हो गया, हॉन्डुरास हो गया, और चीन में आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका ने वित्तीय सहायता और निवेश का उपयोग किया, लेकिन कई बार इन हितों की रक्षा के लिए सैन्य हस्तक्षेप भी करना पड़ा। डॉलर कूटनीति का उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास, आर्थिक स्तर पर था, यह आर्थिक विस्तार था। परंतु इसकी जो आलोचना है इसके इसलिए हुई क्योंकि इससे कई देशों में अमेरिका के हस्तक्षेप की भावना बढ़ी। फिर भी टेफ्ट की नीति ने अमेरिका की जो आर्थिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ने में यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान किया, और 20वीं शताब्दी की अमेरिकी जो विदेश नीति है उसको एक नई दिशा यहाँ प्रदान करने का कार्य किया, ठीक है। फिर अगला सवाल है वुडरो विल्सन, ठीक है। ये 28वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इनके जीवन को उपलब्धि है और इनके बारे में आपको समझना पड़ेगा, तो चलिए बताते हैं इनके बारे में हम लोग। तो वुडरो विल्सन ये यूएसए के 28वें राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 28 दिसंबर 1856 को वर्जीनिया में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध शिक्षक, राजनीतिक वैज्ञानिक और प्रिंसटन विश्वविद्यालय कुलपति भी रहे। बाद में न्यू जर्सी के गवर्नर बने और वर्ष 1913 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। वे 1921 तक राष्ट्रपति रहे, मतलब 8 साल तक लगभग उनका कार्यकाल था। उनका कार्यकाल घरेलू सुधार और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका की भूमिका था इसके कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। विल्सन ने अपने राष्ट्रपति काल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने सबसे पहले जो फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 लागू किया, जिसने अमेरिका की जो आधुनिक बैंकिंग प्रणाली इसकी स्थापना की। फिर फेडरल ट्रेड कमीशन एफटीसी की स्थापना करके व्यापार में जो अनुचित प्रतिस्पर्धा है उस पर नियंत्रण लगाया। उन्होंने श्रमिकों के हित में कार्य जो बेसिकली वर्किंग आवर होता है वो फिक्स किया और श्रम कानून में सुधार करने का प्रयास भी किया। विदेश नीति में प्रारंभ में उन्होंने अपनी तटस्थता अपनाई, लेकिन 1917 में अमेरिका का जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध के कारण विल्सन ने लोकतंत्र और विश्व शांति की रक्षा को अमेरिका का उद्देश्य बताया। युद्ध जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 14 सूत्र जो प्रस्तुत किए, जो कि अमेरिका खानदानी है, कभी इसराइल, कभी फिलीपींस के साथ बताएगा बैठ के, कभी हमास के साथ रहेगा, ये अमेरिका का पुराना है, ठीक है, जिसने आत्मनिर्णय, खुले समझौते और स्थायी शांति जैसे सिद्धांत है वो शामिल थे। फिर पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और उन्होंने राष्ट्र संघ मतलब लीग ऑफ नेशन की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि अमेरिकी जो सीनेट ने राष्ट्र संघ की सदस्यता को मंजूरी दी। फिर विश्व शांति के लिए उन्होंने उनके प्रयास किया। लास्ट में उन्हें 1919 का जो नोबेल शांति पुरस्कार वो मिला। इस प्रकार जो वुडरो विल्सन ने आर्थिक सुधार हो गए, लोकतांत्रिक आदर्श हो गए और अंतर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देकर अमेरिका के इतिहास में अपना जो एक विशेष स्थान है वो उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। ये थे वुडरो विल्सन। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और पेरिस शांति जो सम्मेलन था उसमें वुडरो विल्सन की जो भूमिका इसका आपको मूल्यांकन करने बोला गया है। तो वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 और पेरिस शांति समझौता 1919 में उनकी भूमिका यह विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से गिना जाता है। प्रारंभ में उन्होंने अमेरिका को युद्ध से दूर रखने का प्रयास किया, लेकिन जब जर्मन की आक्रामक नीति, जर्मनी की बेसिकली, और अमेरिकी जहाज़ों पर जब हमला हुआ तो वर्ष 1917 में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध में अमेरिका के प्रवेश से जो मित्र राष्ट्र जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, उनको बड़ी आर्थिक, सैन्य और औद्योगिक सहायता मिली। अमेरिका जो सैनिकों के आने से युद्ध का संतुलन मित्र राष्ट्रों के पक्ष में बदल गया और अंततः क्या होता है, वर्ष 1918 में जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। विल्सन ने युद्ध को केवल सैन्य विजय नहीं बल्कि लोकतांत्रिक और स्थायी शांति की स्थापना का संघर्ष बताया। इसके बाद वर्ष जनवरी 1918 में विल्सन ने अपने प्रसिद्ध जो 14 पॉइंट्स होते प्रस्तुत किए। इनमें खुला समझौता, समुद्री स्वतंत्रता होगी, हथियारों में कमी आएगी, उपनिवेशों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार होगा, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय का अधिकार होगा, भविष्य में युद्ध रोकने के लिए राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल थे। 1919 में फिर पेरिस शांति समझौते में विल्सन ने इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास किया। हालांकि ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर कठोर दंड चाहते थे, लेकिन उनके सभी प्रस्ताव स्वीकार तो नहीं किए गए। फिर भी राष्ट्र संघ की स्थापना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पर गिनी जाती है। हालांकि अमेरिकी सीनेट ने बेसिकली जो राष्ट्र संघ की सदस्यता को मंजूरी नहीं दी, फिर भी विल्सन की नीतियों ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को नई दिशा दी और विश्व शांति के योगदान में उन्हें 1919 में जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो उनको प्रदान किया गया था। तो ये था टोटल 8 क्वेश्चन आप सही बच्चों के लिए मेजर पेपर 14 हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में जो आएंगे। बाकी जो बचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो आप सही बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप सभी इन वीडियोस को अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।